हेलो स्टूडेंट्स, मैं याकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे या आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम ओरोजोनिक मूवमेंट या पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कल जो हमने प्लेट टेक्टोनिक या प्रीवियस क्लास में हमने जो प्लेट टेक्टोनिक क्लास स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत हमने दो तरीके का मूवमेंट देखा। पहला मूवमेंट ये था कि प्लेट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऊपर या नीचे मूवमेंट करता है। उसके अंतर्गत हमने महादेशजनक संचलन यानी कि एपेरोजोनिक मूवमेंट, और दूसरा जो हमें पढ़ना था ओरोजोनिक मूवमेंट यानी पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो आज जो क्लास होगा टेक्टोनिक मूवमेंट के अंतर्गत जो क्षैतिज दिशा में प्लेट मूवमेंट करते हैं उसके अंतर्गत हम आज पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। एक बार देखते हैं कि कैसे ये क्लास प्रीवियस क्लास से अटैच है या उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हमने महादेश संचलन के अंतर्गत मूवमेंट देखा, उसमें वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था। वर्टिकल मूवमेंट के अंतर्गत जो था अपलिफ्टमेंट था, इमरजेंस यानी कि महाद्वीप और महासागर दोनों क्षेत्रों में, दोनों स्थल रूपों में जब वर्टिकल मूवमेंट होता है तो महादेशजनक संचलन होता है। तो महादेशजनक संचलन के अंतर्गत अपलिफ्टमेंट के द्वारा हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का निर्माण, इमरजेंस के द्वारा जो हमने तटीय मैदान का निर्माण, सबमर्जेंस के द्वारा महाद्वीपीय मग्नतट का निर्माण, और इस तरीके से महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आज का क्लास उसी का दूसरा पार्ट है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का जो हम पहला पार्ट कल पढ़ें उसी का दूसरा पार्ट है ओरोजोनिक मूवमेंट। ओरोजोनिक मूवमेंट के अंतर्गत नाम से ही पता चलता है कि पर्वत निर्माणकारी संचलन, यानी कि यहाँ पर्वतों का निर्माण हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि पर्वत निर्माणकारी संचलन किसके अंतर्गत आया। जैसे हमने कल मैप बनाया था पूरे, उसको समझना जरूरी है कि पर्वत निर्माणकारी संचलन किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत आता है। कल हमने पढ़ा था, इसको रिवाइज करना जरूरी है। एक बार हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत हमने डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के अंतर्गत हमें प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना था। और ये डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के लिए जो बल मिल रहा था, जो फोर्स मिल रहा था, वो फोर्स एंडोजेनेटिक फोर्स काम कर रहा था। यानी कि एंडोजेनेटिक अंतर्जात बल के कारण डायस्ट्रोफिक मूवमेंट हो रहा था। और डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के अंतर्गत हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, और प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत हमें ओरोजोनिक मूवमेंट पढ़ना है। ये हायरार्की पता होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन है ओरोजोनिक मूवमेंट का कि कौन सा पार्ट जो है किसके अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ हमको याद होना चाहिए। अब सीधा हम आते हैं आज के क्लास पे जो हमें पढ़ना है। तो पर्वत निर्माणकारी संचलन जो होता है सामान्यतः दो प्रकार का है। पहला जो है फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन है, दूसरा जो है फोर्सेस ऑफ टेंशन। दो चीजें आज हमें पूरी क्लास में पढ़नी है। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन को हम हिंदी में संपीड़न मूलक बल कहते हैं, और फोर्सेस ऑफ टेंशन को तनाव मूलक बल कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर हम जितने भी स्थलाकृतियों का निर्माण देख रहे हैं और उन स्थलाकृतियों में पर्वतों का निर्माण देख रहे हैं, ये इन्हीं दो मूवमेंट के कारण संभव हो पाया है। कौन मूवमेंट या कौन सा बल? तो फोर्सेस ऑफ टेंशन तनाव मूलक बल, और फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन संपीड़न मूलक बल। एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बारे में, दोनों के बारे में, फिर इसको बारी बारी से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। संपीड़न मूलक बल क्या है? तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में मूवमेंट करती हैं और एक दूसरे से टक्कर खाती हैं या मिलती हैं, तो उन दोनों के बीच संपीड़न यानी कि दबाव लगता है दोनों के बीच में। इसी दबाव के कारण फोर्स ऑफ कंप्रेशन जो है वो डेवलप होता है या उत्पन्न होता है।
तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ दिशा में गति करती हैं, उनके बीच टकराव होता है, और इस टकराव के कारण जो उत्पन्न बल होता है या जो जिस बल का उत्पन्न होता है उसे हम फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन कहते हैं। और दूसरा जो है, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट करती है तो तनाव पैदा होता है, दोनों के बीच में कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है, यानी तनाव होता है। और इस तनाव के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम फोर्सेस ऑफ टेंशन और तनाव मूलक बल कहते हैं। इन्हीं दो बलों के कारण पृथ्वी के सतह पर कहीं भी अगर पर्वतों का निर्माण हुआ है, हम अपने जितने भी दृश्य पर्वत के देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों बल के आधार पर, इन्हीं दोनों फोर्सेस के आधार पर इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन के अंतर्गत दो प्लेटें, सपोज मान लेते हैं ये प्लेटें हैं, दो प्लेट, ये एक दूसरे की दिशा में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं, और ये जब टक्कर खाती हैं तो इसमें संपीड़न पैदा होता है, और इस संपीड़न के कारण यहाँ पे जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से टक्कर खाएंगी तो संपीड़न होगा, कंप्रेशन होगा, और इस कंप्रेशन के कारण, इस दबाव के कारण यहाँ पे एक क्या कहते हैं, लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट स्टेज में कंप्रेशन होगा, दबाव होगा, दबाव मूलक बल होगा, संपीड़न मूलक बल होगा, दो प्लेटें टकराएंगी, संपीड़न होगा इन दोनों के बीच में, और इस संपीड़न के कारण लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होगी। जैसे हम बोल सकते हैं लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है इस तरीके से, ये लहरदार मोड़ की उत्पत्ति कहलाएगी। और इस लहरदार मोड़ की उत्पत्ति जो होती है वो प्रक्रिया जो है वलन की प्रक्रिया कहलाती है, वलन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फोल्ड। और इसी वलन की प्रक्रिया के द्वारा पर्वत का निर्माण होता है। एक तरीका यह है पर्वत के निर्माण का। हम देखते हैं कि जब दो वस्तुएं तेज गति से एक दूसरे से टक्कर खाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ऊपर की तरफ, यानी कि इनका मूवमेंट जो होता है ऊपर की तरफ होने लगता है, वर्टिकल होता है, न कि नीचे की तरफ होता है। यदि हम दो गाड़ियों के टकराव को भी देखें, अगर दोनों गाड़ी काफ़ी स्पीड से एक दूसरे से अगर टक्कर खाती हैं तो उनके बीच में दोनों गाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, यानी ऊंचाई में वृद्धि होता है। इसी तरह जब प्लेट एक दूसरे से टक्कर खाता है तो उसमें संपीड़न पैदा होता है, और संपीड़न के कारण लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है, वलन की प्रक्रिया होती है, और ये दोनों प्लेट रगड़ खाते हुए ऊपर की ओर उठता है, और अंततः जो है पर्वत का निर्माण होता है। सामान्यतः ये चीज़ हम देखते हैं, पर्वत का निर्माण हुआ। एक प्रक्रिया पर्वत निर्माण का ये हो गया। दूसरा प्रक्रिया जो है पर्वत निर्माण का फोर्सेस ऑफ टेंशन, तनाव मूलक बल है। लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि हम यहाँ पे फोल्ड से रिलेटेड कुछ आकृतियाँ देखें। फोल्ड की क्या क्या आकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि संपीड़न मूलक बल द्वारा वलन की प्रक्रिया होती है। तो वलन की प्रक्रिया के द्वारा, यह वलन की प्रक्रिया है, लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है। यह वलन की प्रक्रिया है, और इस वलन के आधार पे, इस मोड़ के आधार पे इनको कई भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। जैसे वलन जो भी हो रहा है, ये इनका जो गति है ऊपर की तरफ होता है, तो इनमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक जो है ऊपर वाला भाग,
यानी कि वलन की जो सबसे ऊपरी सतह है, ऊपरी भाग है, वो एंटीक्लाइन कहलाता है, एंटीक्लाइन। और जो नीचे वाला भाग है, जो सो धंसा हुआ भाग है, ये सिनक्लाइन कहलाता है। ये दोनों नाम याद होना, अपनति इसको बोलते हैं, अपनति, और ये वाला भाग अभिनति कहलाता है। वलन में दो दृश्य या दो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनमें एक एंटीक्लाइन, सबसे ऊपरी भाग जो शीर्ष होता है उसको एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है वलन की, जो नीचे जमीन में धंसा हुआ होता है, वो सिनक्लाइन कहलाता है। वलन की ढाल और लंबाई के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जाता है, क्योंकि अगर वलन होता है, अगर वलन हो रहा है, मोड़ पैदा हो रहा है, मोड़ का निर्माण हो रहा है, तो इसकी लंबाई और ढाल, वलन में एक लंबाई होता है, ये लंबाई हो गया, और ये लंबाई हो गया दोनों, और ये उसका ढाल भी हुआ, ढाल कितना ज़्यादा है कितना कम है, यानी लंबाई और ढाल के आधार पर वलन को कई पार्टों में बांटा जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं एक फिगर के तौर पे। सपोज दैट, मान लीजिए वलन है, वलन हो गया, एक वलन ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, डी और ए। देख रहे हैं कि इनकी भुजा और लंबाई में, इनकी जो साइड है और जो लेंथ है उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इसके डिफरेंस यानी कि साइड की लंबाई और ढाल के आधार पर इनको किन तरीके से बांटा गया है। यदि साइड या भुजा, भुजा भी बोल सकते हैं एक भाग को, भुजा की लंबाई समान हो, यानी कि एक वलन, ये एक वलन हो गया, ठीक है। इस वलन की अगर दोनों भुजा बराबर है, दोनों साइड की लंबाई बराबर है और दोनों की ढाल बराबर है, उनका स्लोप जो है वो दोनों बराबर है, इस स्थिति में देखते हैं कि इनकी लंबाई भी बराबर है, ए वाला जो फोल्ड है, ए का फोल्ड जो है उसका लंबाई भी बराबर दिख रहा है सेम, और इसका ढाल भी सेम है, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक फोल्ड। नाम याद रखना है, नाम पूछ सकता है, सममित वलन, सममित वलन। दूसरा वलन का प्रकार क्या हो सकता है, अगर हम बी को देखते हैं तो दूसरा जो वलन का प्रकार हो सकता है कि इनकी दोनों भुजा समान नहीं हो, या दोनों में से किसी एक का ढाल समान नहीं हो। दोनों प्रक्रियाएं, दोनों बातें हो सकती हैं, या तो उनका ढाल समान नहीं हो या तो उनका लंबाई समान नहीं हो। दोनों का ढाल समान हो सकता है लेकिन लंबाई अगर समान नहीं है तो ये कहलाएगा असिमेट्रिक फोल्ड, असममित वलन। बात समझने वाली है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, कंसेप्ट है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने वाला। दो चीज़ तो हो गया, एक सिमेट्रिक फोल्ड जिसकी दोनों की भुजाओं की लंबाई और उसका ढाल दोनों समान होना चाहिए, और असिमेट्रिक फोल्ड, असममित वलन में दोनों की भुजा या भुजा की लंबाई अलग हो सकती है, दोनों की ढाल जो है, स्लोप जो है अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है। सी टाइप देखते हैं फोल्ड। सी टाइप फोल्ड में एक भुजा, इसमें जरूरी नहीं, इसमें तो कोई जरूरी नहीं है कि लंबाई और ढाल समान हो,
इसकी एक भुजा 90 डिग्री पर हो, एक भुजा 90 डिग्री हो। अगर किसी वलन की एक भुजा, एक साइड 90 डिग्री हो तो इसको हम मोनोक्लाइन फोल्ड बोलते हैं। मोनोक्लाइन फोल्ड, हिंदी में बोलते हैं इसको एक दिग्नत वलन। ठीक है, 3 देख लिए। इसकी किसी भी वलन की अगर एक साइड जो है परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो वो एक दिग्नत वलन कहलाएगी। डी टाइप, डी टाइप में ये चीज होता है कि संपीड़न के कारण, दबाव के कारण, कंप्रेशन के कारण दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ की दोनों की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है। अगर कंप्रेशन के कारण दोनों की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, ये अभी भी वर्टिकल है, अभी भी ऊर्ध्वाधर है, तो ये पार्ट जो कहलाएगा वो आइसोक्लिनल फोल्ड, इसको मोनोक्लिनल फोल्ड बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं समनत वलन हिंदी में। क्या डिफरेंस है चारों में, फिर से एक बार इसको समझना जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है। एक वलन जिसकी दोनों भुजाएं और ढाल समान हो, सिमेट्रिक। एक वलन जिसकी दोनों भुजाएं की लंबाई अलग हो सकती है, ढाल अलग हो सकती है, असममित वलन। एक वलन जिसका एक ढाल कम से कम लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, वो मोनोक्लिनल या मोनोक्लाइन एक दिग्नत वलन कहलाता है। एक डी प्रकार का या डी प्रकार का कोई फोल्ड हो सकता है जिसका दोनों भुजा एक दूसरे के समानांतर हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक दूसरे के समानांतर हो लेकिन क्षैतिज दिशा में ना हो, समानांतर होने के बावजूद भी ये वर्टिकल दिशा में हो, तो ये समनत वलन कहलाती है, समनत वलन कहलाती है। और ई टाइप्स का या 5वें प्रकार का जो वलन है ये रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलित वलन कहलाता है। इसमें और इसमें थोड़ा सा समानांतर है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसकी भी भुजा समानांतर है एक दूसरे के, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, यहाँ भी दोनों की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। डिफरेंस है दोनों में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने की। ये वाला वलन जो है वर्टिकल है, क्षैतिज है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। और परिवलित वलन जो है, रिकम्बेंट फोल्ड जो है, इनकी दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं लेकिन ये क्षैतिज दिशा में होती हैं, तो ये परिवलित वलन कहलाती हैं। ये 5 प्रकार के वलन हैं, 5 प्रकार के ही सिर्फ वलन नहीं है। हम देखते हैं एक और प्रकार के वलन। तो वलन की प्रक्रिया के द्वारा लगने वाले संपीड़न मूलक बल के द्वारा कंप्रेशन के कारण वलन होता है पहाड़ों में, और इसी वलन के आधार पर इसे कई प्रकार से बांटा जा सकता है। हम देखते हैं, ये हमने जो देखा परिवलित वलन, रिकम्बेंट फोल्ड, परिवलित वलन। ये इसको हम F मान लेते हैं। अभी ये तो परिवलित वलन है, लेकिन अभी देखते हैं इसके साथ क्या होता है। जब कंप्रेशन के कारण, हमको पता है कि वलन की प्रक्रिया कंप्रेशन के कारण होता है, संपीड़न मूलक बल के कारण होता है। जब एक भुजा पे, इस साइड पे, ये वाला पार्ट जो है, इस पे अत्याधिक बल लगता है, अत्याधिक दबाव लगता है, तो अत्याधिक दबाव लगने के कारण ये भुजा जो है टूट के परिवलित वलन के ऊपर आ जाता है,
तब ये परिवलित वलन नहीं कहलाता है। ये वाला भुजा टूटेगा, कंप्रेशन होगा और उसके कारण ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। सपोज दैट ऐसा, ये कंप्रेशन दबाव लगने के कारण ये भुजा टूट गया, टूटा नहीं, कंप्रेशन के कारण दूसरे भुजा के ऊपर चढ़ गया, तो ये कहलाएगा प्रतिवलित वलन, यानी कि रिवर्स फोल्ड, रिवर्स फोल्ड। तो अब हम 6 प्रकार के वलन के बारे में जानते हैं, और 6 प्रकार क्या है एक बार और हम उसको याद कराते हैं। तो 6 प्रकार के वलन में पहला सिमेट्रिक, दूसरा असिमेट्रिक, मोनोक्लिनल फोल्ड, आइसोक्लिनल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड और छठा जो है ओवरटर्न फोल्ड। तो इन 6 फोल्ड के बारे में पढ़ने के बाद हम इसका एक और रूप देखते हैं और स्वरूप देखते हैं। सपोज दैट हम मानते हैं कि ये हमारा परिवलित वलन है, ये हमारा रिकम्बेंट फोल्ड है। होता क्या है यहाँ पे कि यदि एक एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इसके। सपोज दैट ये वाला पार्ट ये ए है और इसको हम बी मान लेते हैं। पहले हमारा ये रिकम्बेंट फोल्ड था, लेकिन इस पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे अत्यधिक दबाव लगने के कारण, अत्यधिक संपीड़न के कारण, अत्यधिक कंप्रेशन के कारण ये वाला पार्ट टूटकर दूर विस्थापित हो जाता है। ये नीचे वाला पार्ट वहीं रह गया, ये नीचे वाला पार्ट वहीं रह गया, ऊपर वाला पार्ट टूटकर यहां से जाकर कहीं दूर विस्थापित हो गया। ठीक है, ये स्थिति उत्पन्न होती है परिवलित वलन के बाद। तो जिस सतह के सहारे, यानी यह सतह है, जिस सतह के सहारे परिवलित वलन का एक भाग टूटकर दूसरे जगह विस्थापित हो जाता है, वो सतह कहलाता है व्युत्क्रम भ्रंश तल। इसको हम बोलते हैं रिवर्स फोल्ड प्लेन। यहां पे समझने वाली चीज है, परिवलित वलन का ऊपर का भाग टूटकर कहीं दूर विस्थापित हो जाता है। जिस सतह के सहारे, जिस प्लेन के सहारे ये दूर खींच सकता है, वो सतह व्युत्क्रम भ्रंश तल, रिवर्स फोल्ड प्लेन कहलाता है। और जो भाग दूर जाकर विस्थापित हो जाता है, ये कहलाता है ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड, नैपे, इसको हम लोग नैपे बोलते हैं। तो ये वलन का प्रकार था जहां हमने देखा। एक चीज हमें और भी फोर्सेस ऑफ टेंशन या तनाव मूलक बल के बारे में पढ़ना है। हमने इसमें अभी पूरा पार्ट नहीं पढ़ा था, देखते हैं। उससे पहले भी एक जरूरी बात है जो बता देना जरूरी है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। पहला चीज ये कि शुरू में मैंने जब क्लास स्टार्ट किया, ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हुआ, तो मेरा ये व्यू था कि सीजीएल 2021 को ध्यान में रखकर तैयारी कराया जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण देरी हो गई, और रणनीतिक परिवर्तन के तहत मैंने ये तय किया कि अब जो क्लासेस होंगी, क्योंकि प्रीवियस 4 से 5 क्लासेस भी हुई हैं, तो अब जो क्लासेस होंगी वो सामान्य जीएस की क्लासेस होंगी, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो या साइंस का तीनों पार्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, सामान्यतः जीएस के सारा सब्जेक्ट मैं ही यहाँ पे खुद कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, किसी भी विषय की समझ पर ध्यान देंगे, और ये किसी कंपटीशन विशेष के लिए नहीं होगा, या ये कहें कि ये सबके लिए होगा। तो कंसेप्ट पे ध्यान देने का मतलब सीधा है कि एक विषय की समझ हो। अगर विषय की समझ आपको बेहतर हो पाती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी विषय की,
तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन जोड़ना आसान हो जाता है, उससे जुड़ी हुई जो तथ्य है उन बातों को याद करना आसान हो जाता है। बिना कंसेप्ट के अगर हम किसी चीज को याद करना चाहें तो उतने बेहतर तरीके से हम याद नहीं कर पाते हैं जितने बेहतर तरीके से कंसेप्ट के साथ याद किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो हमें यहाँ पे तथ्य पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके इर्द गिर्द एक कंसेप्ट है। जैसे 1930 से पहले ऐसे क्या कौन से परिणाम हुआ जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, वहां एक कंसेप्ट बनेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, ये एक कंसेप्ट है, ये एक समझ है, और उससे जुड़ी हुई चीजें अपने आप याद होती जाएंगी, उसको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो है हमारा जो अटेम्प्ट होता है या हमारा जो प्रयास होता है, एफर्ट होता है, वो कम हो जाता है। तो हम कोशिश करें विषय के कंसेप्ट को समझने के लिए। मैं भी यहाँ पे पूरा अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक किसी भी सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर किया जाए, उसके साथ कंसेप्ट के साथ जो याद करने वाली चीजें हैं वो अपने आप जुड़ते चली जाती हैं और आसान हो जाता है याद करना भी और समझना भी। तो दो चीजें यही थी, पहला कि ये सीजीएल के व्यू से ना होकर 2000 की किसी भी सामान्य जीएस का समझिए कि एक सामान्य क्लास है जो सारे जीएस के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस की भागीदारी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पीसीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी, पीटी और मेंस दोनों के लिए आपको काफी हद तक यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दें। मैं भी यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने यहाँ जो बताया है आप देखे होंगे कि इसमें याद करने वाली कोई खास चीज नहीं है, ज्यादातर कंसेप्ट है, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीजें आएंगी बाद में और वो खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो एक चीज हमें फोर्सेस ऑफ टेंशन के बारे में पढ़ना था, हमने पढ़ा नहीं वहां पर। तो जब दो प्लेटों के बीच तनाव मूलक बल लगता है और हमें पता है कि ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक रही हैं, मुड़ रही हैं, इसके कारण यहाँ पे जो है तनाव पैदा होता है और इस तनाव के कारण तनाव मूलक बल पैदा होता है, फोर्सेस ऑफ टेंशन क्रिएट होता है, फोर्सेस ऑफ टेंशन। सामान्य रूप से भी हम देखते हैं कि कभी अगर दो चीजों को अपनी विपरीत दिशा में खींचा जाए या रबड़ को विपरीत दिशा में खींचा जाए तो कुछ देर के लिए तो एक्सपेंड होता है, लेकिन उसमें बाद में वो टूट जाता है तनाव के कारण, लगने वाले टेंशन के कारण, तनाव के कारण वो चीज टूट जाता है। सेम चीज वही प्लेट पे भी लागू होता है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूवमेंट करती हैं तो लगने वाले तनाव मूलक बल के द्वारा इनके बीच में सबसे पहले तो एक चटकन आती है जिसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। चूंकि कंप्रेशन जो है उसमें लगने वाला तनाव मूलक बल जो है लगातार लगता रहता है। तो फर्स्ट स्टेज में तो उसमें फ्रैक्चर आता है, दूसरे स्टेज में क्रैक होता है, दूसरे स्टेज में दरार पैदा होगा जिसको हम क्रैक्स बोलेंगे। और ये जब कंप्रेशन लगातार चलते रहता है तो अंततः भ्रंश, फॉल्ट का निर्माण होता है। हम पहले भी देख रहे थे। और इसी फॉल्ट के कारण ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी होती है, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण भी होता है, महासागरीय तल का भी निर्माण होता है। इसको हम विस्तार से आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक मैप तैयार कर रहा हूं मैं ज्योग्राफी के लिए, जो भी वर्ड नया आने वाला है उससे एक थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए आदमी कि ये वर्ड जो है आता है ज्योग्राफी में। जब ये बातें आगे क्लास में आएंगी तो समझना आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर इसको देखते हैं हम। तो इस तनाव के कारण पहला स्टेज में फ्रैक्चर होता है, बारीक दरार आता है उसके बाद, और लास्ट में ये फॉल्ट का निर्माण करता है। और इसी फॉल्ट के कारण कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं फॉल्ट के कारण किस तरह से निर्माण होता है। सपोज दैट अगर कोई तल है, यह कोई सतह है, ठीक है,
और इसमें तनाव के कारण अगर भ्रंश का निर्माण होता है या भ्रंश तल के सहारे कोई सतह जो है अपने आसपास के सतह से नीचे धंस जाए, किसके कारण? लगने वाले तनाव मूलक बल के द्वारा। पहले तो उसमें फ्रैक्चर होता है, फिर क्रैक आता है और फिर भ्रंश का निर्माण होता है। तो जब कोई स्थलखंड का कोई भाग सतह अपने भ्रंश तल के सहारे नीचे धंस जाता है तो ये कहलाता है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। और जो सतह वैसा ही रह जाता है ये कहलाता है ब्लॉक पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन। तो अपने आसपास के सतह से नीचे धंस जाने की प्रक्रिया किसी भी सतह का भ्रंश निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। और ये जो भ्रंश निर्माण होता है इसका कुछ विशेषता ये है कि ये गहरा होता है, ये संकरा होता है और इसकी लंबाई ज्यादा होती है। भ्रंश घाटी का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी, जर्मनी की राइन घाटी इसी का उदाहरण है। जर्मनी की जो राइन घाटी है इसी का उदाहरण है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटी, भ्रंश घाटी इसी की उदाहरण है, इसी टाइप का। और वहीं पे ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। भ्रंश जो होता है गहरा होता है, इसकी लंबाई ज्यादा होती है और ये संकरा होता है, पतला होता है। विश्व में अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी है इसका विस्तार काफी ज्यादा है। वहीं जर्मनी की राइन घाटी है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी भी भ्रंश घाटी की एक उदाहरण है। एक दूसरे प्रकार का भ्रंश होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर पृथ्वी का कोई सतह का कोई भाग, पृथ्वी की सतह का कोई भाग अपने सतह के आसपास के सतह से ऊपर उठ जाता है तो ये जो वाला जो भाग है ये हर्स्ट माउंटेन कहलाता है, हर्स्ट माउंटेन। और जो नीचे वाला जो भाग वैसे ही रह गया, जो धंसा हुआ भाग है दोनों तरफ, वो कहलाता है ग्रेवन। यानी भ्रंश तल के सहारे अगर सतह का कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो वो हर्स्ट माउंटेन कहलाता है। और नीचे जो भाग वैसे ही रह जाता है दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ घाटी का निर्माण होता है तो उसे हम ग्रेवन कहते हैं। हर्स्ट पर्वत का उदाहरण हम देख सकते हैं फ्रांस का वास्सेज पर्वत, वास्सेज पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। ये दो एग्जाम्पल है हर्स्ट माउंटेन का। तो भ्रंश की प्रक्रिया के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, माउंटेन ब्लॉक का निर्माण होता है, माउंट ब्लॉक का निर्माण होता है या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। हर्स्ट और ग्रेबन नामक स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे आज जो हमने क्लास किया उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पर्वत निर्माणकारी संचलन देखा और पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत हमने आज जो भी क्लासेस किए उसमें संपीड़न मूलक बल के द्वारा इसका कारण क्या है हमने पहले भी देख लिया था। कारण अंतर्जात आकस्मिक अंतर्जात बल है और उसका परिणाम क्या हुए। पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप का निर्माण होता है, भूकंप आती है, सुनामी आती है, ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है। यानी संपीड़क मूलक बल के द्वारा ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी हो सकती है, भूकंप भी आ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका परिणाम है कि पर्वत का निर्माण होता है। वहीं तनाव मूलक बल के द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, सुनामी आने की संभावना रहती है, ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है। लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण
घटना या परिणाम जो होता है भ्रंश घाटी के निर्माण के रूप में होता है। सागर नितल का प्रसार होता है। जैसे सपोज दैट दोनों अगर विपरीत दिशा में रहती, इसका बीच का जो है भाग में वृद्धि होता है। दोनों विपरीत दिशा में बढ़ रही है, सागर का विस्तार होता है, सागर नितल तल का भी विस्तार होता है। तो आज हमने जो भी चीज पढ़ा, कल हम जो है एक नए चैप्टर इसी से रिलेटेड जहां हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस में कि अंतरजात बल एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत हमने पढ़ा। हम अभी तक यहाँ तक आए हैं एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत। इसको यहाँ पे रोक के इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद यानी एंडोजेनेटिक के पैरेलल हमने एक और फोर्स देखा था, एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और देखेंगे कि एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, कैसे ये कार्य करता है, इसके क्या परिणाम होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।